दोस्तों, आज की ये कहानी होने वाली है दो ऐसे मुंह बोले भाई बहनों की जो खुद तो एक दूसरे के साथ फिजिकल संबंध बनाते ही थे। इसके अलावा ये अपने पहचान में आने वाली औरतों को भी अपनी हैवानियत का शिकार बनाते थे। आज की ये कहानी होने वाली है एक ऐसे मर्डर के बारे में जिसकी वजह जानकर पुलिस समेत सभी लोगों के होश उड़ गए। आज का मर्डर केस एक ऐसा केस है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर में रहने वाले एक परिवार से। परिवार में मुखिया ऋषि और इनकी बीवी सरिता और इन दोनों की एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी जिसका नाम है ऋषिका। इसके अलावा ऋषिका का एक भाई भी है जो कि उससे उम्र में कुछ छोटा है। इस तरह से इनके छोटे से परिवार में कुल 4 लोग रहा करते थे। इंदौर की एक बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर इनका मकान था जहां ये पूरा परिवार काफी हंसी खुशी रहता था। ऋषि नौकरी करता था तो वहीं उसकी बीवी अपने घर के साथ खुद का एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। दोनों मिलकर काफी अच्छी खासी कमाई कर लेते थे जिसके चलते कभी भी घर में पैसों की तंगी महसूस नहीं हुई। अब ऐसे ही मजे मजे में कुछ समय बीता और बच्चे बड़े हुए। अब बच्चों को स्कूल और कोचिंग में पढ़ाने के लिए एडमिशन करा दिया गया। वहीं ऋषिका जब स्कूल या कोचिंग जाया करती थी तो उसको एक अलग फोन दे दिया गया ताकि वो जरूरत पड़ने पर अपने घर वालों को फोन कर सके। खैर दोस्तों, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। ये सभी काफी हंसी खुशी रह भी रहे थे, लेकिन बीते 9 दिसंबर 2023 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। 9 दिसंबर की शाम जब इनकी बेटी ऋषिका और इनका बेटा शाम के वक्त अपनी कोचिंग गए, तभी ऋषिका के फोन पर उसकी माँ के नंबर से मैसेज आता है कि बेटा जल्दी घर आ जाओ। लेकिन यहाँ ऋषिका अपनी कोचिंग में पढ़ रही थी जिस वजह से वो अपनी माँ के कहने पर भी घर नहीं आ सकी। फिर जब उसकी कोचिंग की छुट्टी हो जाती है तो वो अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से घर जाती है क्योंकि उसको अभी भी अपनी मम्मी का मैसेज याद था, इसलिए वो जल्दी जल्दी से घर पहुंचती है। लेकिन जब ऋषिका अपने घर पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर बिल्कुल सन रह जाती है। दरअसल जब ऋषिका अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ यानी सरिता बाहर के रूम में मरी पड़ी हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उसकी माँ के पहने हुए कपड़े की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। अब जब ऋषिका ने अपनी मम्मी की ऐसी हालत देखी तो उसने फौरन ही अपने पापा यानी कि ऋषि को फोन किया। इसके बाद जैसे ही ऋषि ये सब सुनता है तो अपना काम काज छोड़कर फौरन घर भागा भागा आता है। और कुछ समय के बाद जब वो अपने घर में ऐसा आलम देखता है तो वो भी बिल्कुल सन्न रह जाता है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फिर कुछ समय के बाद पुलिस को बुलाया जाता है जिसके बाद ये मामला पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। हैरानी तो तब होती है जब पुलिस आकर इस घर में सरिता की लाश के अलावा एक और लाश को ढूंढ निकालती है। पुलिस को लगा कि ये शख्स अनजान आदमी है, लेकिन जब उन्होंने ऋषि को इस लाश की पहचान करने के लिए बुलाया तो ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सरिता का मुंह बोला भाई था जिसे सरिता अपना भाई मानती थी। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि ये आदमी सरिता का मुंह बोला भाई है तो उन्हें और ज्यादा झटका लगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया सरिता के बदन के कपड़ों की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वहीं इस शख्स के बदन के कपड़ों की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। इसके बदन के कपड़े भी फटे हुए थे। अब जब पुलिस ने दोनों को ऐसी हालत में देखा तो पुलिस सोच में पड़ गई कि अगर ये दोनों एक दूसरे के मुंह बोले भाई बहन है तो फिर इनके कपड़ों की हालत ऐसी क्यों है। इसके अलावा भी पुलिस के पास ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। वहीं पुलिस का सोचना था कि जब भी कोई इंसान यानी खूनी इधर आया होगा तब किसी न किसी ने तो उसे देखा ही होगा, या किसी ने तो सरिता के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज तो सुनी होगी, क्योंकि सरिता का यह फ्लैट 3rd फ्लोर पर था। अगर कोई भी आए तो उसे पहले और दूसरी मंजिल से होकर ही जाना होगा। लेकिन पुलिस के पूछने पर उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग का सिर्फ एक ही कहना था कि उन्होंने ना ही किसी अनजान आदमी को आते जाते देखा और ना ही उन्होंने किसी के चीखने की आवाज सुनी। अब लोगों के ये कहने पर पुलिस को लगता है कि जब कोई अनजान शख्स यहाँ नहीं आया तो जरूर ये काम सरिता के किसी जानने वाले का ही है। इसलिए पुलिस सरिता के सभी जानने वालों के बारे में जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे उन्हें लग सके कि सरिता के जानने वालों में से कोई भी ये काम कर सकता है। तभी पुलिस को याद आता है कि उस शाम सरिता का पति भी तो घर पे नहीं था, यानी हो सकता है कि सरिता के पति ने ये सब किया हो। अपने इसी शक के चलते पुलिस ऋषि के ऑफिस में जांच पड़ताल करती है, लेकिन उन्हें ऋषि के ऊपर कोई भी शक करने की वजह नहीं मिलती। अब इधर पुलिस पूरी तरह से उलझी हुई थी। उन्होंने सरिता और इस आदमी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि पोस्टमार्टम के बाद कुछ और पता चल सके। लेकिन इसी बीच सरिता की बेटी पुलिस को बताती है कि जब मैं कोचिंग में पढ़ रही थी तभी मम्मी ने मुझे फोन करके घर आने के लिए मैसेज किया। अब जैसी पुलिस ने ऋषिका के मुंह से ये बात सुनी तो उन्हें याद आया कि चलो
जब तक कोई और सबूत नहीं है तो उनका फोन ही ढूंढ लिया जाए। इसके बाद पुलिस सरिता के घर में वापस जाती है, लेकिन उन्हें इस बार भी कोई फोन नहीं मिलता। फिर उन्हें लगता है कि जरूर सरिता का खूनी फोन ले गया होगा। यानी अभी तक पुलिस को कोई भी सबूत या गवाह नहीं मिला था जो सरिता और उस आदमी के इस मर्डर की मिस्ट्री को सुलझा सके। लेकिन जब पुलिस सरिता के घर की तलाशी लेकर वापस पुलिस स्टेशन के लिए जा रही थी, तभी उन्हें सरिता की बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है। पुलिस ने जैसे ही उस कैमरे को देखा तो उन्हें फौरन यकीन हो गया कि हो ना हो इस कैमरे के जरिए उन्हें कुछ तो सबूत मिल ही जाएगा। फिर जब उन्होंने उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया तो उन्होंने देखा कि उस समय पर सरिता की बिल्डिंग में तकरीबन 30 से 40 लोगों ने एंटर किया था और कुछ लोगों ने उस बिल्डिंग के बाहर एग्जिट भी किया था। पुलिस को इन सभी लोगों में से करीब 7 लोगों पर शक था, क्योंकि उनकी एंट्री और एग्जिट का समय कुछ ऐसा ही था जिस समय सरिता का मर्डर हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने उन सभी लोगों को एक एक करके बुलाया और उनसे पूछताछ की तो पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे उन लोगों को खूनी माना जाए। पर जब आखिर में फुटेज में दिखने वाली एक औरत की जांच पड़ताल की गई तो पुलिस को पता चला कि औरत इस बिल्डिंग की नहीं है। बस फिर क्या था, पुलिस ने जल्दी से अपने आसपास के इलाकों में उस औरत को ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद ही पुलिस ने उस औरत का घर भी ढूंढ निकाला। वो औरत सरिता के पड़ोस की ही बिल्डिंग में रहा करती थी। फिर पुलिस ने उस औरत को बुलाया और उससे भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने पुलिस को ऐसे अंदाज में जवाब दिए जैसे वो वाकई में निर्दोष हो। पुलिस को उस औरत की बात सुनकर ऐसा लगा कि ये भी निर्दोष है। पर तभी एक पुलिस अफसर की नजर उस औरत के हाथ पर बंधे कलावे पर जाती है, क्योंकि उस औरत ने जिस हिसाब से अपने हाथ पर कलावा बांध रखा था उतना कलावा कोई भी नहीं बांधता है। अब जैसे ही पुलिस अफसर ने औरत से कलावे के बारे में बात की तो वो औरत हड़बड़ा गई और कहने लगी कि ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बांध रखा है। लेकिन औरत के इस हाव भाव को देखते हुए पुलिस उसके हाथ को भी चेक करती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि उस औरत के हाथ पर एक चाकू का कट लगा हुआ था। अब पुलिस समझ जाती है कि उस औरत की बातों में कुछ तो झूठ है, इसलिए वो सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। हालांकि शुरुआत में ये औरत कुछ भी नहीं बताती, लेकिन कुछ समय बाद ही ये सब सच उगल देती है कि उसने ही सरिता का और उस आदमी का कत्ल किया है। फिर वो पुलिस को एक कहानी सुनाती है और कहानी शुरू हुई 1 साल पहले से, जब ये औरत सरिता के पार्लर में आई थी। आपको बता दें इस औरत का नाम ममता था। अब जब ये सरिता के पार्लर में आई तो इसे सरिता का मुंह बोला भाई भी उसी पार्लर में मिला। तभी सरिता का मुंह बोला भाई इससे बातचीत करने लगा और ऐसे ही कुछ समय के हंसी मजाक के बाद ये औरत वहां से चली जाती है। लेकिन ऐसे ही जब सरिता का मुंह बोला भाई इसे उसी पार्लर में मिलता है तो धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ जाती है। फिर कुछ समय के बाद सरिता का भाई इस औरत को यानी ममता को कॉल करता है और एक होटल में बुलाता है और इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन जाता है। इसके बाद ममता को पता चलता है कि सरिता के भाई ने उसकी घिनौनी वीडियो बना ली है और अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो सोचती है कि वो ये सब सरिता को बता देगी तो सरिता इस मामले में उसकी कुछ मदद कर सकती है। लेकिन बाद में ममता को पता चलता है कि उल्टा सरिता खुद इस मामले में मिली हुई है। ममता सभी तरफ से अकेली पड़ चुकी थी, इसलिए वो ये सब बात अपने पति नितिन को बताती है। फिर ये दोनों मिलकर सरिता और उसके भाई के साथ एक गेम खेलते हैं। ये दोनों उनके साथ बड़े ही प्यार से पेश आते हैं। अब इनका एक दूसरे के घर आना जाना भी अच्छे से शुरू हो जाता है। ऐसी एक दिन ममता सरिता के भाई को सरिता के घर पे मिलने के लिए बुलाती है और खुद भी अपने पति के साथ सरिता के घर पहुंच जाती है। अभी वहां पर सरिता का भाई नहीं आया था, जिसके चलते वो सबसे पहले सरिता को जान से मार देते हैं। और फिर जब सरिता का मुंह बोला भाई यानी कि वो दूसरा शख्स आता है तो ममता घर के अंदर आने से पहले ही उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। वहीं वो शख्स इस वक्त ममता को रोमांटिक मूड में समझ रहा था, क्योंकि ममता उसके कपड़ों को उतार कर उसे बेड पर भी लेटा देती है। लेकिन कुछ समय बाद ही वो उस शख्स के गले पर चाकू से वार करने लगती है और ऐसा करके वो सरिता और उसके साथ मिलकर काम करने वाले इस मुंह बोले भाई को मार देती है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। इस केस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। संग में हमारे चैनल क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।